करते हैं कक्षा 7 का विज्ञान पाठ नंबर 5 ऊष्मा एवं ताप। सबसे पहले हम जानते हैं कि ताप होता क्या है। किसी वस्तु की गर्माहट अथवा ठंडेपन की माप को ताप कहते हैं। जब आप किसी वस्तु को छूते हैं तो या तो वो ठंडी लगती है या गर्म लगती है। वो कितनी ठंडी है या कितनी गर्मी है वह ताप से पता चलता है। अब हम ताप का मापन कैसे करेंगे? ताप का मापन करने के लिए जिस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं उसे तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। ये सब आपने देखा होगा, डॉक्टर के यहाँ, कुछ के घरों में भी होगा। तापमापी और थर्मामीटर के प्रकार। यहाँ पर हम देखेंगे दो प्रकार के तापमापी या थर्मामीटर होते हैं। एक होता है डॉक्टरी थर्मामीटर और एक होता है प्रयोगशाला थर्मामीटर। ये देखिए, ये डॉक्टरी थर्मामीटर है जिसे हम अपने घरों में रखते हैं या हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमारा बुखार नापता है तब वह इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा होता है प्रयोगशाला थर्मामीटर, जिसे प्रयोगशाला या लेबोरेटरी में किसी भी वस्तु के ताप को जानने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक डॉक्टरी थर्मामीटर पर 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक चिन्ह बने होते हैं और एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और इधर देखिए, प्रयोगशाला थर्मामीटर में 0 से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस, 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान हो सकता है। ताप के यहाँ पर हम दो मात्रक देख रहे हैं, एक डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। दोनों में हम ताप को माप सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक और मात्रक है जिसे हम कहते हैं केल्विन, जिसे आप आगे की बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, दो बर्तन रखे हैं जिन्हें हम गर्म कर रहे हैं और दोनों में ही पानी रखा है। तो यहाँ पर हम ऊष्मा दे रहे हैं जल को। इससे संबंधित कुछ बातें हम जानते हैं। सबसे पहले तो ऊष्मा होती क्या है, वो कहाँ से आ रही है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है और इसका प्रवाह हमेशा अधिक ताप से कम ताप की वस्तु की ओर होता है। देखिए, जब हम किसी बर्तन में पानी गर्म करते हैं तो पहले उसकी तली गर्म होती है, वो बर्तन गर्म होता है, फिर नीचे का पानी गर्म होता है और धीरे धीरे वो ऊपर की ओर अणु भागते हैं, जिसकी वजह से ऊपर का पानी गर्म होने लगता है और हमें बुलबुले दिखाई देने लगते हैं। ऊष्मा का मात्रक। ऊष्मा को मापने के लिए जो मात्रक रखा गया है वो जूल है, कैलोरी है और बड़ी मात्रा के लिए किलो कैलोरी रखा गया है, निर्धारित किया गया है। हम देख रहे हैं कि छोटे बर्तन में पानी जल्दी गर्म हो जाता है, जबकि एक बड़े बर्तन में रखा पानी काफी देर में गर्म होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बड़े बर्तन में पानी जो रखा गया है उसे गर्म करने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ज्यादा पानी है, ज्यादा द्रव्यमान है, ज्यादा ऊष्मा लगेगी। छोटे बर्तन में कम पानी, कम द्रव्यमान और कम ऊष्मा से काम चल जा रहा है। इसलिए हमारे पास एक सूत्र आता है कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है M के, यानी कि Q जो ऊष्मा की मात्रा है वो पूरी तरह से निर्भर करती है द्रव्यमान पर, कितनी वस्तु रखी है गर्म होने के लिए। यदि हम पहले से गर्म किए हुए पानी को ऊष्मा दें और दूसरे बर्तन में एक ऐसा पानी लें जो ठंडा है, तो पहले दोनों में से कौन सा पानी जल्दी गर्म होगा? जी हाँ, वह पानी गर्म होगा जो पहले से ही हल्का गर्म किया हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर ताप में अंतर दिखाई दे रहा है। इसीलिए Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा T की। डेल्टा T यानी कि ताप में अंतर। जैसे अगर कोई पानी 8 डिग्री के आसपास है या कोई भी द्रव या कोई भी वस्तु 8 डिग्री के आसपास 8 डिग्री सेल्सियस का तापमान था और फिर वह बढ़कर 10 डिग्री हो गया है, 10 डिग्री सेल्सियस तापमान, तो उन दोनों के ताप का अंतर 2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसी को हम कहेंगे डेल्टा T, यानी कि डेल्टा T प्रारंभिक और अंतिम ताप का अंतर होता है। अब और आगे बढ़ते हैं। एक बर्तन में हमने समान द्रव्यमान का लिया है तेल,
दूसरे में लिया है पानी। दोनों को गर्म करने के लिए रखा और गर्म करने के बाद हमने देखा कि तेल जल्दी गर्म हो रहा है, क्योंकि तेल में अपनी एक विशिष्ट ऊष्मा है। इसलिए जो हमें फाइनल फॉर्मूला मिला या सूत्र मिला, यानी ऊष्मा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? Q बराबर m इंटू S इंटू डेल्टा T। m जहाँ पर द्रव्यमान है, S हमारा हो गया विशिष्ट ऊष्मा और डेल्टा T हो गया हमारा ताप अंतर, यानी कि ताप में। चलिए अब जानते हैं कि ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो रही है, लेकिन वो जाती कैसे है, उनके बीच में अंतर क्या है, क्या उन्हें कोई माध्यम चाहिए? तो जी हाँ, हमें उनके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। किसी किसी में होती है, किसी किसी में शायद होती है या नहीं होती है। चलिए देखते हैं ऊष्मा स्थानांतरण की विधियां। सबसे पहला है चालन, जो कि ठोस में होता है। जैसे आपने घरों में देखा होगा, मम्मी जब तड़का लगाती हैं दाल में, करछुल रखती है गैस के ऊपर, तो वो गर्म हो जाता है। उसके बाद उसमें तेल जीरा जो डाला जाता है, तो वो जो हमारा करछुल है वो धातु का बना हुआ है, वो ठोस है और गर्म हो रहा है। यहाँ पर देखिए, हमने कढ़ाई रखी है, बर्तन रखा है गैस पर, और कुछ देर बाद वो धीरे धीरे गर्म होता है और हमें पता चल जाता है कि हमारा बर्तन गर्म हो चुका है, तो वो ठोस है। यहाँ पर सीधे हम ऊष्मा के संपर्क में किसी वस्तु को रख रहे हैं, बिना संपर्क के इसमें ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रही है। आप किसी भी चम्मच को अगर आप गैस के ऊपर रखते हैं या ऊष्मा प्रदान करते हैं, आग के ऊपर कुछ देर पकड़ते हैं, तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उस चम्मच की डंडी भी गर्म हो जाती है, क्योंकि वहां पर ऊष्मा का संचरण हो रहा है। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बढ़ता चला आ रहा है और वो चम्मच हमारा ठोस है। इसका मतलब यदि ठोस में कहीं पर भी ऊष्मा का संचरण होगा तो हम उसे कहेंगे चालन। दूसरा है संवहन, जो कि द्रव और गैस में देखने को मिलता है। यहाँ पर हमारा माध्यम द्रव या गैस होगा। दूध का उबलना, पानी को जब हम गर्म करते हैं तो धीरे धीरे नीचे के कण ऊपर की ओर आते जाते हैं और ऊष्मा स्थानांतरित होती चली जाती है। आप गर्म दूध के अंदर किसी 2 बूंद, 1 चम्मच, 2 चम्मच ठंडे दूध को डाल दें, तो धीरे धीरे जो आपने ठंडा दूध डाला था वो भी गर्म होने लगता है। या फिर अगर आपने किसी गर्म पानी को रखा है, उसके अंदर आपने कोई और वस्तु डाल दी या मोम डाल दिया, तो धीरे धीरे वो पिघलने लगता है। इस कारण, क्योंकि यहाँ पर ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है द्रव की वजह से। द्रव और गैस में जब भी आपको महसूस हो कि ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है, तो हम वहां पर उसे संवहन कहेंगे। फिर आते हैं विकिरण। ये सबसे खास है, क्योंकि इसमें कोई भी माध्यम नहीं चाहिए, न ठोस, न द्रव, न गैस। जी हाँ, जब हम पृथ्वी पर हैं, हमें ऊष्मा मिलती है, गर्मी मिलती है सूर्य से। हम सूर्य को जाकर छूते नहीं है, सूर्य हमारी पृथ्वी के संपर्क में, टच में नहीं है, वो उसे पकड़ता नहीं है, ना उसकी सतह पर आकर किसी तरह के संपर्क में रहता है। केवल उसकी ऊष्मा हम तक पहुंचती है, इसे हम कहते हैं विकिरण। ये सब आपने अपने घरों में हीटर में भी देखा होगा। घर में जब हीटर जलाया जाता है ठंडी में, तो दूर से ही उसकी हमें ऊष्मा मिलती है। बल्ब की गर्माहट भी हम दूर से महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर कोई माध्यम नहीं है, इसलिए जब कभी भी ऐसा स्थानांतरण हो तो हम वहां पर विकिरण को ध्यान में रखेंगे। चलिए फिर आते हैं स्वचालक और सुचालक पर। ऊष्मा के सुचालक, जिन पदार्थ से ऊष्मा का संचरण हो सकता है, जैसे लोहा, तांबा, उसे हम कहते हैं ऊष्मा के सुचालक। इसका अर्थ है कि जब हम अक्सर घरों में देखते हैं कि धातु के ही बर्तन प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि वो जल्दी गर्म हो जाते हैं, ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं और हमारा खाना
आसानी से पक जाता है। तो ऐसे पदार्थ जो ऊष्मा का संचरण करने में हमारी मदद करते हैं वो सब सुचालक ही कहलाएंगे, और जिनमें से ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाती है, उनका संचरण नहीं होता है, उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। जैसे कि लकड़ी, कागज। लकड़ी को अगर आप एक सिरे से पकड़ेंगे तो आगे की ओर गर्म होगी और धीरे धीरे जल जाएगी, उसमें ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है। इसलिए प्लास्टिक, आपने देखा होगा बैकेलाइट, तवे के हैंडल में लकड़ी का हत्था लगाया जाता है, कुकर में बैकेलाइट लगाया जाता है, क्योंकि ये सब ऊष्मा के कुचालक हैं और इसकी वजह से हमारा हाथ गर्म नहीं होता, जलने से बच जाता है। अब आते हैं गलनांक पर। गलनांक वह निश्चित ताप है जिस पर कोई ठोस गर्म करने पर द्रव में बदलता है। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि इसके बाद अगर आप बर्फ को बाहर रख देंगे तो धीरे धीरे वो पिघलना शुरू हो जाएगा, ठोस से द्रव में बदलना प्रारंभ कर देगा। और 0 डिग्री के बाद से हमारा जो द्रव है वो धीरे धीरे ठोस में परिवर्तित हो जाता है। और जैसे ही आप 0 डिग्री या उसके ऊपर जाते हैं, ताप हमारा बढ़ता है तो वस्तु हमारी पिघलने लगती है। एक और शब्द है क्वथनांक। क्वथनांक वह निश्चित ताप है जिस पर कोई द्रव उबलता है। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। हम सब ने देखा है कि पानी जब हम गैस पर रख देते हैं तो कुछ देर बाद वो धीरे धीरे गर्म होने लगता है और उबलने लगता है। तो जब पानी उबलना शुरू करता है जिस ताप पर, उसे कहेंगे जल का क्वथनांक। तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। गर्म करने पर ठोस, द्रव, गैस सब में प्रसार होता है। प्रसार माने फैलाव। जब हम किसी ठोस वस्तु को गर्म करते हैं तो वो धीरे धीरे फैलने लगती है। आप लोगों ने देखा होगा, लोहार लोहे को गर्म करता है, उसे पीसता है तो वो फैलकर उसे अलग अलग आकार दे सकता है। द्रव, आप ये प्रयोग जरूर करिएगा। अगर आप एक ग्लास में पूरा भरकर पानी लेते हैं और कुछ देर बाद आप उस पानी को गर्म करेंगे और फिर वापस उस ग्लास में डालने का प्रयास करेंगे तो वो पानी हल्का सा बढ़ गया होगा, क्योंकि द्रवों में भी प्रसार होता है। वैसे ही गैस में भी प्रसार होता है। जब आप गुब्बारा लेके आते हैं, गैस में भरी रहती है, धीरे धीरे वो ठंडी होती जाती है तो वो सिकुड़ती चली जाती है और आपका गुब्बारा पिचकता जाता है। तो इसका मतलब ठोस, द्रव, गैस सबको गर्म करने पर, ऊष्मा मिलने पर सब में प्रसार होता है। ये था हमारा ऊष्मा स्थानांतरण की विधियां।